नमस्कार, मैं हूं आशीष जैन और आज आप बैकग्राउंड देखकर समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। डेटा प्रोवाइडर कंपनीज जिन्होंने कि अपनी रेट्स में हाइक करे हैं, उससे होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में आज हम बात करेंगे। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रेट्स तो सभी कंपनीज ने बढ़ाई हैं, चाहे वो एयरटेल हो, आइडिया हो या जियो हो, पर सबसे ज़्यादा बवाल जिसके लिए मचा हुआ है वो है जियो की रेट्स को लेकर। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले आज हम रिलायंस या कहें तो जियो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। धीरूभाई अंबानी ने 15 जुलाई 2004 को सबसे पहले CDMA सर्विस लॉन्च करी। यह सर्विस जिस कंपनी से उन्होंने लॉन्च करी उसका नाम था रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड। यही कंपनी 2006 में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में बदल गई और इसी कंपनी ने 2008 में GSM सर्विस लॉन्च करी। जो उस दौर से गुजरे हैं वो CDMA और GSM का अंतर जानते होंगे। यदि धीरूभाई अंबानी को उस समय का मोबाइल क्रांति का जनक कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। धीरूभाई अंबानी ने उस समय एक स्लोगन दिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और इसी नारे पर काम करते हुए धीरूभाई अंबानी ने एक मोबाइल लॉन्च किया था जो कि एक CDMA सेट था जो 500 रुपये में उन्होंने जनता को प्रोवाइड कराया। इस मोबाइल के आने के बाद उन्होंने भारत के अधिकांश हिस्सों में इस मोबाइल को पहुंचा दिया और हर तबके का आदमी इस मोबाइल को लेने में समर्थ था क्योंकि इसकी जो कीमत थी वो बहुत कम रखी गई थी। आगे जाकर इनके दो बेटे हुए, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। जब इनके बीच में आगे जाकर बंटवारा हुआ तो रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी के हिस्से में आई और मुकेश अंबानी को दूसरे बिजनेस दिए गए। पर कुछ कारणों के कारण या किन्हीं गलत फैसलों के कारण अनिल अंबानी उस कंपनी को नहीं चला पाए। फिर उदय हुआ जियो का। मुकेश अंबानी, जिनका शुरू से ही टेलीकॉम सेक्टर में काफी इंटरेस्ट था, वह इस सेक्टर में आए तो 2015 में, पर इसकी तैयारी उन्होंने 2010 से ही शुरू कर दी थी। 2010 में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस के साथ में मुकेश अंबानी ने एक समझौता किया क्योंकि यह एक ऐसी कंपनी थी जिसके पास में 4G स्पेक्ट्रम था जो कि भारत के लगभग 22 जोन में फैला हुआ था। आगे चलकर यही कंपनी रिलायंस जियो में कन्वर्ट हुई। फिर 2013 में मुकेश अंबानी ने एयरटेल भारती के साथ में एक टाई अप किया जिसमें समुद्र से आने वाली केबल जियो एयरटेल से यूज करेगा। फिर आया 27 दिसंबर 2015 का वह दिन जब जियो ने पहली बार अपनी 4G सर्विस अपने एम्प्लॉयज के लिए प्रोवाइड कराई। और फिर उसके बाद समय आया डिजिटल क्रांति का, जब मुकेश अंबानी ने घोषणा की कि अब कॉल और डेटा का चार्जेस अलग अलग नहीं लगेगा और साथ ही मुकेश अंबानी ने 3 महीने तक डेटा फ्री कर दिया, वो भी 4 GB प्रतिदिन। कुछ समय फ्री देने के बाद फिर ऑफर आया प्राइम मेंबरशिप का जो कि प्रोवाइड करी गई 99 रुपीज में और अनलिमिटेड डाटा 303 रुपये में। हालांकि डेटा फ्री करने के बाद में कंपनी घाटे में तो गई, पर फिर भी प्राइम मेंबरशिप से इस कंपनी ने 250 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। उसके बाद जियो कंपनी का फोन आया 1500 रुपये में, 3 साल तक आप मोबाइल चलाइए, वो भी फ्री डेटा के साथ, और उसके बाद फिर मोबाइल वापस कर दीजिए। फिर आया गीगा फाइबर नेट जिससे कि जियो आपके घर तक पहुंच गया। भारत में लगभग 82 करोड़ डेटा यूजर हैं, जिसमें से लगभग 45 करोड़ अकेले जियो के पास है। जियो ने लास्ट बार 2021 में अपनी प्राइस बढ़ाई थी। उसके बाद 2024 में जियो ने फिर से प्राइस बढ़ाई। इस बढ़ी हुई प्राइस से यदि जियो के मुनाफे की बात की जाए तो लगभग 47,500 करोड़ रुपए जियो ने यह रेट बढ़ाकर कमा लिए हैं। काफी सारे मीडिया वाले और यूट्यूबर्स जियो की बुराई करते नहीं थक रहे हैं। काफी सारे इल्जाम हैं जो वो जियो पर लगा रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे उनके लगाए हुए इल्जामों की। जियो ने सस्ते दाम पर या फिर फ्री में नेट उपलब्ध कराकर लोगों को इसकी लत लगाई और फिर अब उसके लिए पैसे मांग रहे हैं। ये तो बड़ी ही बेतुकी बात है, जैसे कि मुकेश अंबानी खुद उनके घर आया हो और उनसे बोला हो कि लीजिए हमारी सिम खरीद लीजिए और नेट चलाइए। या यूं कहें कि ये इस तरह की बात है कि जैसे किसी का लड़का कोई गलत आदत में लग गया और अब उसका सारा इल्जाम वो उसके दोस्त पर डाल रहे हैं कि हमारा लड़का तो बहुत सीधा है, पर ये तो उसके दोस्त ने ही उसको बिगाड़ा है। असल बात तो यह है कि भारत की काफी सारी जनसंख्या ऐसी है जो कि हर चीज फ्री में चाहती है। जब तक कोई चीज उनको फ्री में मिल रही है तब तक बहुत अच्छा है, अदरवाइज उस चीज की वो बुराई करना चालू कर देंगे। मैंने लोगों को बैठे हुए देखा है घंटों उस जियो के टावर के नीचे। जब रिलायंस ने जियो ने अपना नया नेटवर्क चालू किया था 4G का, तब उसने फ्री में नेटवर्क प्रोवाइड कराया था और फ्री में डेटा अवेलेबल कराया था। तब लोग घंटों उस टावर के नीचे बैठे रहते थे। अब कहने वाले लोग तो शायद ये भी कह देंगे कि मुकेश अंबानी खुद उनको अपनी कार में बिठाकर वहां तक छोड़ने जाता था ताकि वो नेट यूज कर सकें। अब हम बात करेंगे दूसरे इल्जाम की। लोग बोल रहे हैं कि लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है,
वह फिर थोड़े दिन में सब कुछ भूल जाएंगे और फिर इन्हीं कंपनी का रिचार्ज कराने लगेंगे। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर है कि वो बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाते हैं। वो ये भी भूल गए कि जियो ने लोगों को मोबाइल चलाना सिखाया और जिसने डिजिटलाइजेशन में मुख्य भूमिका निभाई उसको ही लोग बड़ी जल्दी भूल गए, और जियो ने 20-25% रेट्स के बढ़ाई, वह उसके खिलाफ बोलने लगे। और अब तीसरा इल्जाम जिसमें लोग बोल रहे हैं कि लोग बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अरे 50 रुपए में कौन आदमी बर्बाद हो जाएगा? इससे ज्यादा पैसा तो आदमी रोज अपने गलत शौक पर खर्च कर रहा है। जिनके गलत शौक है उनसे जाके पूछिए एक दिन में कितना पैसा उनकी जेब से उन चीजों के लिए जा रहा है जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। चौथा इल्जाम, लोगों को फ्री में डेटा प्रोवाइड कराकर कंजप्शन का नशा लगाया। तो देखिए, इसमें हर चीज के दो पहलू होते हैं। आप किसी चीज का उपयोग किस तरह कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड है। अब मुकेश अंबानी ने आपको आकर थोड़ी कहा कि आप नेट का फ्री प्रयोग कर रहे हैं तो दिन भर रील देखिए, दिन भर कुछ भी उसमें ऑनलाइन गेमिंग करिए, ये आपका अपना डिसीजन है। वरना आप चाहें तो उस नेट के थ्रू काफी अच्छी चीजें सीख सकते हैं। काफी सारा अच्छा डेटा उस पर प्रोवाइड है जो आप देख सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। अब ये तो आदमी की अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है कि वो किस चीज का प्रयोग किस तरह करना चाहता है। अगला इल्जाम तो इससे भी बढ़कर है। लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर जियो ने नेट क्यों महंगा कर दिया, डेटा क्यों महंगा कर दिया, और इससे लोगों की निजता का हनन हो रहा है। कई ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे कि लोगों का निजता का हनन हो रहा है। आप 50 रुपए में दिमाग लगा रहे हैं। यदि आपको सरकार से जवाब मांगना ही है तो ऐसे मुद्दे पर मांगो जैसे कि एजुकेशन आज कितनी महंगी है। एजुकेशन पे आप जवाब मांगिए, हेल्थ के लिए आप जवाब मांगिए, पेट्रोल डीजल गैस, इन मुद्दों पर आप बात करेंगे तो समझ में भी आता है। पर रिचार्ज के लिए यदि आप बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ा मुद्दा है। और रही बात प्राइवेसी यानी निजता की, तो यह सवाल तो बहुत पहले ही उठाना चाहिए था, क्योंकि आप मोबाइल में जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले वो आपसे हर चीज की परमिशन लेता है। आपका कैमरे की, आपके माइक की, आपकी रिकॉर्डिंग की, जो भी चीज आपके मोबाइल में है उसके लिए वो परमिशन पे पहले आपके लिए ओके करवाता है। उसके बाद ही आप उस ऐप को यूज कर सकते हैं। और आदमी बेधड़क बिना सोचे समझे हर चीज पर ओके दबाता जाता है और उसकी निजता वहीं खत्म हो जाती है। उसकी प्राइवेसी उन कंपनीज के हाथ में चली जाती है जिनकी की वो ऐप चला रहे हैं। तो इसके ऊपर पहले कानून बनना चाहिए, इसके ऊपर पहले लगाम लगनी चाहिए, तब जाकर हम निजता या प्राइवेसी के लिए बात कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई इल्जामों की बात। अब हम बात करेंगे उन फायदों की जो कि हमें जियो के थ्रू मिले हैं, जिनको कि हम यूज भी कर चुके हैं और शायद हम भूल भी चुके हैं। तो चलिए आज वापस मैं आपको दोहराता हूं कि आखिर जियो के आने के बाद हमें किन चीजों का फायदा मिला है। सबसे पहला बेनिफिट, प्राइस। जब जियो नहीं आया था उसके पहले जो डेटा और कॉल की रेट्स थी उसके चार्जेस अलग अलग लिया करते थे, और उस समय में जो डेटा के चार्जेस थे वह लगभग हर कंपनी के थे 300 रुपए में 1 GB नेट, वो भी पूरे महीने के लिए। अब आप जरा सोचिए कि यदि आप जियो के आने के बाद नेट का यूज कर रहे हैं तो उसका अंदाजा लगाइए। यदि आप प्रतिदिन 1 GB नेट भी यूज कर रहे हैं तो महीने का आप 30 GB नेट यूज कर रहे हैं, और यही बढ़कर साल में हो गया 360 GB। और यदि लगभग आप 10 साल से जियो यूज कर रहे हैं तो यह डेटा हो गया लगभग 3600 GB। यदि 3600 GB का डेटा आपने यूज किया है, और यदि आप पुराने चार्ज से जो कि दूसरी मोबाइल कंपनीज हमसे ले रही थी 300 रुपए पर GB, यदि उससे जोड़ें तो 3600 इंटू 300 करने पर आपको मिलेगा 10,80,000 रुपए। सुनकर उड़ गए ना होश? अब जरा सोचिए, आपने जियो में इस डेटा को कंज्यूम करने के लिए मात्र दिए हैं 36,000 रुपए, वो भी पूरे 10 साल में। वो भी यदि हम रिचार्ज की रेट 300 रुपए से जोड़ें तब। अदरवाइज जियो की रिचार्ज की रेट पहले कम हुआ करती थी जब डेटा बहुत सस्ता था। ये जो 10,80,000 का फिगर मैंने आपको बताया, ये फिगर कहीं और ज्यादा भी हो सकता था, क्योंकि जो प्राइस मैंने आपको बताई है 300 रुपए पर GB नेट की, यह सन 2013-14 में हुआ करती थी। यदि जियो नहीं आता तो ये दूसरी कंपनीज भी अपनी प्राइसिंग बढ़ाती और शायद ये रेट्स पहुंचकर आज 600 रुपए या 700 रुपए हो चुकी होती। दूसरा बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट। क्या आप जानते हैं जियो में एम्प्लॉय की संख्या कितनी है? 95,000 से भी ज्यादा लोग जियो में काम कर रहे हैं। मान लीजिए यदि जियो घाटे में जाती है या अपने बुक्स में घाटा शो करती है तो सबसे पहला इफेक्ट जो किसी पर पड़ेगा वो पड़ेगा वहां के एम्प्लॉय पर, क्योंकि कंपनी यदि घाटे में जाती है तो सबसे पहला खर्चा या एक्सपेंस जो कंपनी को नजर आता है वो होता है उसके एम्प्लॉयज पर। तो सबसे पहले जो छटनी की जाती है वो की जाती है एम्प्लॉयज की। कितने लोगों के परिवार हैं जो जियो से चल रहे हैं? आज यदि जियो ग्रो कर रहा है तो ये मानिए वहां का एम्प्लॉय भी ग्रो कर रहा है, भारत की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। तीसरा बेनिफिट, डिजिटलाइजेशन। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि यदि जियो भारत में नहीं आता तो हम
उस गति से डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ पाते जिस गति से आज हम बढ़े हैं। जियो के आने के बाद ही भारत ने द्रुत गति से डिजिटलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया है। यदि हम 1 GB नेट 300 रुपये में यूज करते तो क्या शायद आज हम इस जगह पर पहुंच पाते। आज भारत के यूपीआई सिस्टम की पूरे वर्ल्ड में तारीफ की जाती है और इतना बड़ा नेटवर्क शायद यूपीआई सिस्टम का किसी और देश में है भी नहीं। अब हम बात करेंगे चौथे और सबसे बड़े बेनिफिट की। जी हां, कोरोना काल। चारों तरफ डर का माहौल, टीवी चालू करो तो चारों तरफ मौत ही मौत पसरी हुई है। इस बीच यदि आदमी के पास में अपना मोबाइल और डेटा था तभी वह घर पर आराम से अपना समय निकाल पाया और डिप्रेशन से बच पाया। जरा उम्मीद करिए कि यदि हमें जियो नामक सस्ता डेटा प्रोवाइडर नहीं मिलता तो क्या हमारे बच्चे कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ सकते थे? क्या उनकी एजुकेशन हो सकती थी? या फिर हम बात करें वर्क फ्रॉम होम की, तो क्या जितने भी एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे वह बिना सस्ते डेटा के आज वर्क फ्रॉम होम कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट जो कि जियो ने हमको प्रोवाइड कराया उसे हम भूल ही गए। पांचवा बेनिफिट जो हम जानेंगे आज वो है बैंकिंग। आज बैंकिंग के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम हमारे मोबाइल के अंदर ही वो सब काम कर सकते हैं जो हम बैंक जाकर करते थे। जब तक डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था और हमें डेटा की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी, हम हर छोटे छोटे काम के लिए बैंक जाते थे। यदि आप महीने में 2 बार भी बैंक जाते और बैंक में अपना काम निपटा कर आते तो ये मान के चलिए 100 रुपए का पेट्रोल तो आप कंज्यूम कर ही देते। तो वो 100 रुपए यदि महीना भी आप बचा रहे हैं तो उससे भी कम का रिचार्ज आप करा रहे हैं। छठा बेनिफिट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उससे लोगों के कान खुल जाएंगे। जी हाँ, इनकम सोर्स। जो यूट्यूबर्स आज जियो की बुराई करते नहीं थक रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जियो ने पूरी शादी का खर्चा हमसे निकाल लिया, जरा सोचिए यदि वह फ्री में या कम दाम में नेट प्रोवाइड नहीं कराता तो आज इतने बड़े बड़े सफल यूट्यूबर्स हैं जो कि लाखों करोड़ों रुपए यूट्यूब से कमा रहे हैं, आज बिना नेट के या बिना डेटा के वो यह काम कर सकते थे क्या? आज इतने बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर इतनी भीड़ जुटी हुई है, जहां से लोग खूब कमाई कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। यदि नेट फ्री नहीं होता या डेटा प्रोवाइड नहीं किया जाता सस्ता तो लोग इससे जुड़ पाते क्या? आज भी लोग 15-20 हजार या 25 हजार रुपए की कहीं नौकरी कर रहे होते हैं और देहात गांव में जो अनपढ़ लोग हैं उनका भी समय बदल गया सिर्फ और सिर्फ नेट सस्ता होने के कारण, डेटा सस्ता होने के कारण, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब से, और उनकी किस्मत बदल गई। सातवां बेनिफिट है डिप्रेशन में जाने से बचना। आज जो लोग अकेले रहते हैं, जिनके घर में कोई नहीं है, जिनके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए हैं, माँ बाप घर में अकेले हैं, या जो व्यक्ति डेली ट्रेन में अप डाउन कर रहा है, जरा उनसे पूछिए कि वो अपना समय कैसे निकालें। यदि ये डेटा फ्री नहीं होता या कम दाम में उपलब्ध नहीं होता तो कैसे व्यक्ति अपना समय पास करता, कैसे टाइम निकालता? पर यह सब पॉसिबल हो पाया एक सस्ते डेटा के कारण। आज व्यक्ति अपना टाइम पास खुद अकेले बैठे भी कर सकता है। उसको जरूरत नहीं है कि 4 लोग हों। 4 लोग हों तो बेहतर है। हम कहेंगे कि 4 लोगों से मिलना बहुत अच्छा है, पहले उनसे ही मिलिए। पर यदि वह नहीं मिल पा रहा है, वो अपना टाइम आराम से पास कर सकता है मोबाइल में एंटरटेनमेंट करके, चाहे वो गेम खेले, मूवी देखे या फिर रील्स को स्क्रॉल करे। इससे कम से कम वह डिप्रेशन में जाने से तो बच ही जाएगा। तो अब आप क्रोनोलॉजी समझ ही गए होंगे कि आखिर कैसे क्या हुआ। जरा सोचिए, जियो ने अपने रिचार्ज की रेट्स बढ़ा दी। आपको इतना बुरा लग रहा है। यदि आज कोई व्यक्ति किसी कंपनी में एम्प्लॉई है या वह खुद का बिजनेस कर रहा है या वो एक छोटी मोटी शॉप भी चला रहा है, तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसका इंक्रीमेंट हो, अपग्रेडेशन हो, उसकी कमाई बढ़े। यदि हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि जब हम जॉब में हैं कि हमें 15%, 10% इंक्रीमेंट हर साल मिलना चाहिए, हम हमारी दुकान पर हैं तो हम चाहेंगे कि हम हमारी दुकान से सामान ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बेचें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। पर यदि जियो ने 50 रुपये रिचार्ज पर बढ़ा दिए तो उसमें हल्ला मच गया। आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, आप 50 रुपये में ज़्यादा दिमाग न लगाएं। आप ये सोचिए कि आपको जो डेटा मिल रहा है उसको आप ऐसी जगह कंज्यूम करें ताकि आप उससे कुछ अच्छा सीख सकें। लोग सीखने के लिए या कहीं कोर्स ज्वाइन करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, पर अब आपके पास में नेट की ऐसी ताकत है जिसके थ्रू आप कुछ भी सीख सकते हैं। फ्री में कितने ही ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब भरा हुआ है इन्फॉर्मेशन से। आपके दिमाग में जो भी प्रश्न हैं, जो भी आप सीखना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। इसलिए ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। फिर भी यदि किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो वो अपना मोबाइल पोर्ट करा सकता है किसी और कंपनी में। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी व्यक्ति ने किसी को बांध के रख नहीं रखा है। आप चाहें किसी और कंपनी में पोर्ट कराएं, या एक और ऑप्शन है, आप कीपैड वाला मोबाइल ले सकते हैं
जिसमें आराम से आप सिम डलाइए और सिर्फ मोबाइल चालू रखने के लिए जो रिचार्ज होता है वो करा लीजिए, ताकि आप आराम से बात कर पाएंगे और इनकमिंग की फैसिलिटी का उपभोग कीजिए। ये मेरे पर्सनल व्यू हैं, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। किसी कंपनी ने या किसी व्यक्ति ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं किसी का प्रमोशन करने के लिए। यदि आपको मेरी बात समझ में आई तो ये 150 रुपए का चक्कर छोड़िए, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बल्कि नेट पर उपलब्ध क्वालिटी कंटेंट को कंज्यूम करिए, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो। काफ़ी सारे मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि यदि आपको जिसके जैसा बनना है, बड़ा आदमी बनना है, तो उन लोगों के साथ उठिए बैठिए, उन लोगों के साथ रहिए, ताकि आप सीख सकें कि कैसे एक बड़ा आदमी बना जाता है। पर यदि आप उनके साथ नहीं बैठ सकते हैं या आपकी मेजोरिटी वैसी नहीं है, तो आप उस तरह का डेटा कंज्यूम करिए। नेट पर काफ़ी सारी बुक्स उपलब्ध हैं, वो पढ़िए, अच्छे अच्छे स्पीकर्स को सुनिए, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, आप कुछ ना कुछ अच्छा गेन कर सकें, ना कि रील्स चलाकर और दिन भर मोबाइल में गेम खेलकर टाइम पास करें। जाते जाते एक बहुत ही अच्छी और मोटिवेशनल बात आपको बताना चाहूँगा, जो कि एक असल घटना है। धीरू भाई अंबानी, जो कि एक नॉर्मल पर्सन हुआ करते थे, जब वह एक कंपनी में काम करते थे, तब उनके सभी दोस्त एक थड़ी पर चाय पिया करते थे, पर वह जाते थे चाय पीने 5 स्टार होटल में। जब उनके दोस्त उनसे पूछते थे कि तू पागल है क्या, अपने पैसे इतने फालतू चीज़ों में क्यों बर्बाद कर रहा है, जो चीज़ अंदर तेरे को 300-400 रुपए में मिल रही है वह थड़ी पर तेरे को 3-4 रुपए में मिल रही है, फिर भी तू सिर्फ दिखावे के चक्कर में अंदर जाकर पैसे बर्बाद कर रहा है, तुझे अपने परिवार का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है क्या। तब धीरू भाई अंबानी कहते हैं कि मैंने वहां जाकर बिल्कुल पैसा बर्बाद नहीं किया है, मैंने उस चाय के पैसे देकर वहां इतने लोगों से इतनी बातें सीखी हैं कि अब यदि मैंने उनको जीवन में अपना लिया तो मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो और आप मेरी बातों से सहमत हैं, तो मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और साथ ही कमेंट में बताएं कि आप अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कौन सा डेटा कंज्यूम करने वाले हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े।